हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमने इंग्लिश की स्टार्ट की है, कल जो फर्स्ट क्लास लगी थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश भी लैंग्वेज है एक। फिर हमने थोड़े कुछ टर्म्स लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने उसके लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन पे बात की थी और हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज किया। फिर हमने लैंग्वेज एक्विजिशन पे जो बात की थी उसमें हमने नॉर्म चॉम्स्की की बात की, जिसमें हमने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी। अगर नहीं देखी है वीडियो किसी ने पहले, तो वो वीडियो ज़रूर एक बार देखें। और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना इंग्लिश पैडागोजी का, ये है कि जो आगे मतलब हमने इसका और काम करना है, उसके लिए उससे पहले ना कुछ टर्म समझनी बहुत ज़रूरी हैं जो इंग्लिश में हैं, यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो हमारी जो अब 2-3 क्लासेस रहेंगी वो टर्म्स पे रहेंगी उनके, कि जो जो टर्म्स उसमें यूज़ होंगी आगे जाके, सबसे पहले हम उस टर्म से गो थ्रू हो जाएं, ताकि आगे जाके जब भी हम उसके बारे में कुछ भी करें, बाई चांस वहाँ पे टर्म यूज़ हो जाए, तो हमें उससे पहले ही पता हो कि हाँ भाई वो टर्म हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और वो टर्म सीधी भी पूछ ली जाती है कि हाँ भी कोई डेफिनेशन दे दिया आपको और पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है, साथ में 4 ऑप्शन दे दिए आपको, तो वो टर्म्स करनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज हम जो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी वो टर्म्स के लिए कोई 2-3 क्लासेस बनेंगी, वो टर्म्स एक क्लास में नहीं ख़त्म होंगी। तो हम कुछ रोज़ कुछ टर्म्स करेंगे जो हमें मतलब कि आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी जिनकी, और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम वो शुरू करने जा रहे हैं आज। ठीक है जी, सबसे पहले तो पेडागोजी में टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए टर्म्स पहले बहुत करनी ज़रूरी हैं। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी सबसे पहली जो टर्म है, ठीक है जी, फ़नीम है। फ़नीम का क्या डेफिनेशन है? फ़नीम वो चीज़ होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फ़नीम किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो रहती है हमारे पास, कोई भी लैंग्वेज की हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी, तो उसमें सबसे पहले ही आता है फ़नीम क्या है? द स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट ऑफ साउंड। अब मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको कि मान लो मैंने लिखा कैट यहाँ पे, तो जो सी है, मैंने कहा सी है जो ये, ठीक है, तो ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है सी। कैट बोलते हैं जब क, कैट, ठीक है, क की आवाज़ क सी प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होगी हमारी? सी होगी। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट, अब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होगी हमारे पास? एच ओ होगी, क्योंकि एच साइलेंट है। हम होनेस्ट तो नहीं बोलते हैं ना, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो जो एच ओ है ये हमारा क्या होगा? फोनीम होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, क्योंकि ये 2 वर्ड्स का कंपैरिजन है। ऑनेस्ट बोलेंगे तो हम 2 वर्ड्स हैं जो इकट्ठे, स्मॉलेस्ट जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो एच ओ की हो रही है इकट्ठी। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो एच ओ जो है हमारा वो फ़नीम होगा। तो फ़नीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फ़नीम। फॉर एग्जांपल कैट लिखा मैंने, अब तो ख कैट बोलते हैं कैट, ठीक है, तो बट सी है जो हमारा, इसमें फ़नीम है, और इसमें ऑनेस्ट में एच ओ जो होगा हमारा वो फ़नीम होगा, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट है, तो इसीलिए एच को भी साथ में लेके एच ओ जो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, जब भी बोलते हैं साउंड जो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो एच ओ कर रहा है, इसीलिए जो हमारा फ़नीम होगा इसमें वो हमारा ऑनेस्ट होगा, एच ओ होगा ऑनेस्ट वर्ड में। ठीक है, अब जो मॉर्फीन है उसकी डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, या कोई भी एक हम कहें कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। मान लो कि अब ये पूरा वर्ड था ना, जैसे कैट, मैंने एग्जाम्पल है हमारी इसमें कैट, तो ये पूरा जो वर्ड है कैट वो हमारा मॉर्फीम है। ठीक है, एक वर्ड है जो हमारा पूरा, वो क्या है हमारे पास? मॉर्फीम है हमारा पूरा ये कैट। अगर मैं ऑनेस्ट की बात करूं तो ये पूरा वर्ड
ये जो पूरा वर्ड है हमारा, ये इससे कोई मीनिंग निकलता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, हमारे पास कैट का हमारे पास मतलब है कि बिल्ली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंगफुल यूनिट निकलती है ना, कि मीनिंगफुल हो वो वर्ड, वो स्मॉलेस्ट जो वर्ड है उसे कहा जाता है मॉर्फीम। इसमें बात की थी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जरूरी नहीं है इसका कोई मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। अब जैसे सी की बात की, सी का कोई मीनिंग नहीं है ना, या पर यहाँ पे क्या है, मॉर्फीम क्या है, इसमें कोई मीनिंग होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें जो पूरा वर्ड है ऑनेस्ट, वो हमारा मॉर्फीम होगा। तो ये इसमें कंफ्यूजन होती है, फोनीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, जब चाहे उसका मीनिंग ना भी निकलता हो, बट जो मॉर्फीम है वो क्या है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, लैंग्वेज की, बट वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होती है फॉर पूरा वर्ड है, जो कैट, रैट, डॉग, ऑनेस्ट, मैन, ये सब जो है ये हमारे क्या है, मॉर्फीम है हमारे पास। अब थर्ड जो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फीम की बात की हमने कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स या हम बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, द स्टडी, जहां भी लॉजी लगा होता है मतलब वो स्टडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। कि जब हम किसी वर्ड की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। कि जब कोई भी वर्ड है हम उसमें कुछ उसकी स्टडी कर रहे हैं, कि फाइंड कर रहे हैं उसका क्या है, वो वर्ड क्या चीज़ है, ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, कि उसे कहा जाता है जो मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपको दूं मैं, तो ऑनेस्ट है, मान लो मैंने एग्जांपल लिखी इसकी, डिसऑनेस्टली, ठीक है। अब डिसऑनेस्टली का हमने स्टडी कर रहे हैं, वर्ड दे दिया हमें, हम इसकी स्टडी करेंगे। अब क्या क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस है ये क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, अब जो किसी वर्ड की स्टार्टिंग में लगा होता है उसे कहा जाता है प्रीफिक्स। जैसे जिसको हम कहते हैं अगेतर पंजाबी में या हिंदी में बात करें तो, ठीक है जी, वो हमारा होता है प्रीफिक्स। मैंने कह दिया कि जिसमें डिस है जो वो प्रीफिक्स है, जिसे हम अगेतर कहते हैं। अब ये ऑनेस्ट है, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये रूट वर्ड है। मतलब क्या है, ये एक वर्ड है पूरा ऑनेस्ट जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है, एक रूट वर्ड है, इसके आगे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया डिस, और जो मैंने पीछे इसके सुफिक्स जिसको बोलते हैं हम, मैंने इसके पीछे सुफिक्स लगा दिया ly, जैसे हम 75 पंजाबी में बात करें तो 75 भी कहते हैं, ठीक है। मैंने इस वर्ड की स्टडी की, मैंने इसमें फाइंड आउट कर लिया स्टडी के बाद कि जो डिस है वो प्रीफिक्स है, ऑनेस्ट एक रूट वर्ड हो गया, ly एक सुफिक्स है। तो इस स्टडी को मैंने क्या कहूँगा, मैंने कहूँगा ये मैंने मॉर्फोलॉजी की है, मैंने इस पूरे वर्ड को स्टडी कर लिया, ठीक है। और मैंने ये तीन चीज़ें फाइंड कर ली हैं, इसकी ऑनेस्ट का मतलब भी फाइंड कर लिया, तो वो उसको क्या कहते हैं हम, द स्टडी ऑफ द वर्ड, और उसको क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी। तो ये हमारी थर्ड टर्म थी। जो फोनीम हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो। मॉर्फीम हो गया द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, की उस पूरे वर्ड का मीनिंग निकलना चाहिए हमारे पास। और मॉर्फोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ वर्ड्स, जैसे अब ये मैंने इसमें स्टडी की तो मैंने ये मॉर्फोलॉजी की है, मैंने पूरे वर्ड को स्टडी कर लिया और इसमें फाइंड किया डिस प्रीफिक्स है, ये ऑनेस्ट है जो रूट वर्ड है, और ly सुफिक्स है हमारे पास, ठीक है। ये तीन टर्म्स होगी। अब आगे चलते हैं। ये चाहे कोई भी मतलब हम लैंग्वेज की बात कर लें, उसमें ये सारी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इंग्लिश में तो है ही, बट ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, जो पेडागोजी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ हमारे पास आ गया सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की, ठीक है, सेंटेंस है हमारे पास, मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख दिया, कैट इज रनिंग या डॉग इज रनिंग, या कोई भी सेंटेंस लिखा मैंने, या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्टडी करूं, ठीक है, इसकी स्टडी करूंगा जब कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कह दिया कोई भी
कि यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब लगा दी साथ में, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम ये ऐसा कुछ फाइंड आउट कर लें, इसके लिए एग्जांपल नहीं है, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग, कि मैंने बात कर दी कि हाँ भी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। जब मैं इसके पूरे एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है, कोई वर्ब लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, जब मैं उस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ कि उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि वो किस किस के साथ जुड़ के क्या कैसे बना है वो सेंटेंस, तो उसे कहा जाता है सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सिमेंटिक्स। अब ये सिमेंटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि जो वर्ड है कोई उसका मीनिंग है कोई। ठीक है, एक वर्ड ले लिया मैंने, उसका मीनिंग है कोई, और उसकी जब हम स्टडी करें तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सिमेंटिक्स कहा जाता है, कि द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि कोई वर्ड है एक, उसका मीनिंग है, जब मैं उस मीनिंग की स्टडी कर रहा हूँ या मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, उसको स्टडी करके, तो उसे कहा जाता है सिमेंटिक्स कहा जाता है। ठीक है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है माई आंट वॉज एक्सपायर्ड, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ठीक है, कि जो आंट है वो एक्सपायर हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब ये एक्सपायर्ड वर्ड है मान लो, ठीक है मेरे पास। ठीक है, ये एक्सपायर्ड वर्ड है, इसके कई और भी मीनिंग निकलेंगे। ठीक है, अब उनके मीनिंग्स फाइंड करके, मतलब मैं उनकी मीनिंग्स को स्टडी करूंगा। ठीक है, इसके भाई यहाँ क्यों यूज़ किया गया है मैं उसका स्टडी करूंगा। जब मीनिंग्स को स्टडी करूंगा तो ये हमें ये भी कह सकता हूँ कि डाइड, ठीक है, या डेड, एक्सपायर्ड का मतलब है। ठीक है, तो जब मैंने मीनिंग की वर्ड है, ठीक है, एक्सपायर्ड, इसके मीनिंग्स को स्टडी किया तो मुझे ये भी पता लग गया कि ये कहाँ तक लेके जा रहा है, हमें इस वर्ड्स तक लेके जा रहा है। तो इस सारे स्टडी को क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 जो टर्म्स। सिक्स्थ आ गई हमारे पास होमोफोन्स। अब ये होमोफोन क्या होता है? अब इसको हम ब्रेक करके देखें तो ये 2 वर्ड्स में ब्रेक हो रहा है, एक तो होमो, एक फोन। होमो का मतलब है सिमिलर, ठीक है, होमो का मतलब है सिमिलर, और फोन जहाँ पे आ जाए PHONE मतलब साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो साउंड। सो ये होमोफोन्स कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सिमिलर साउंड होती है, जिनकी सिमिलर साउंड होती है हमारे पास। ठीक है, सिमिलर साउंड हो, बट जो मीनिंग है इनका वो डिफरेंट होता है, या मैं बात करूं स्पेलिंग भी डिफरेंट होंगे, बट जो साउंड है वो सेम है। अब इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको बात करूं तो इसकी एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। टू टू टू, अब इनको प्रोनाउंस करेंगे हम। टू टू टू, प्रोनाउंस मतलब सिमिलर, साउंड तो सेम आ रही है हमारे पास, बट इसका मीनिंग डिफरेंट है। टू का मतलब किसी को, इधर टू का मतलब है कोई नंबर में, टू मतलब कि वो भी। ठीक है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है, TO2 TWO TOO है। ठीक है, बस सिमिलर साउंड हो और जो मीनिंग है या स्पेलिंग है वो डिफरेंट हो जब, तो उसे कहा जा, उन वर्ड्स को कहा जाता है होमोफोन्स। तो ये होमोफोन्स हैं हमारे। ठीक है जी, तो ये क्या हमारे होमोफोन्स हैं। होमो को याद रखो सिमिलर, फोन जब यहाँ पे आ गया वहाँ मतलब साउंड के रिलेटेड कुछ बात की जाती है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो नेक्स्ट है होमोग्राफ। ठीक है, अब ये होमोग्राफ है जो, अब होमोग्राफ का मतलब, अब इसको भी हम 2 वर्ड्स में ब्रेक करके देखें तो एक तो हो गया हमारा होमो, एक हो गया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, होमो का मतलब हो गया सिमिलर, अब ग्राफ का मतलब है कुछ लिखने में। ठीक है, जब लिखने में हम कहें
लिखने में जब वो सेम दिखे हमें, ठीक है, इसके वर्ड्स मतलब स्पेलिंग सेम है हमारे पास, ठीक है, इसमें साउंड सिमिलर नहीं होगी, साउंड डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, बट जो इसमें स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम रहते हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात कहूँ आपको, एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी, होमोग्राफ की एग्जाम्पल होगी हमारे पास, जैसे ये ले लो, लिव हो गया एक, तो ये लिव, ठीक है। अब एक का तो मतलब है लिव कि रहना, ठीक है, इसको कह दो लाइव, लाइव मतलब कि हाँ भाई वी आर वॉचिंग समथिंग लाइव, और कोई भी ऐसे एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। स्पेलिंग सेम है बट इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया ना। एक का मतलब तो लिव है कि हाँ भाई रहना, एक का मतलब हो गया लाइव, लाइव मतलब कि मान लो कि ऑनलाइन या लाइव कोई भी लेक्चर दे रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, होमोग्राफ है हमारे पास कि साउंड्स डिफरेंट हैं, मीनिंग भी डिफरेंट है, बट स्पेलिंग सेम हो जाए, लिखने में दिखने में लिखने में सेम रहे जो चीज़, तो वो होमोग्राफ है। होमोफोन क्या हो गया, साउंड सेम हो बट जो उसकी स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा। एट्थ हमारे पास आ गया डायलेक्ट। डायलेक्ट को हम पंजाबी में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है उपभाषा, ठीक है। ये भी हमने मतलब कि वो डाल रखी है एक वीडियो अलग, मतलब पंजाबी में समझना हो तो आपको उसके लिए भी ये काफ़ी पंजाबी की 2-3 वीडियोस डाल रखे हैं हमने। डायलेक्ट होता है कि पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज है बट वो एरिया वाइज, ठीक है, अलग अलग एरिया में उसी भाषा को एक को जब अलग अलग तरीके से बोला जाए तो उसको कहा जाता है डायलेक्ट, कि बोलने का तरीका क्या है उस लैंग्वेज को। जैसे पंजाबी में मैंने बात की थी कि हाँ भाई पंजाबी जो है बोले पंजाबी जाती है पंजाब में, बट वो माझे में कहीं कुछ और बोला जाता है, दुआबे में कुछ और बोला जाएगा, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह से उसी चीज़ को प्रोनाउंस किया जाता है उनके द्वारा, या अलग अलग स्टाइल यूज़ किया जाता है, तो उसे कहा जाता है डायलेक्ट हमारे पास। अब ये कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज, ठीक है, कि एरियाज अलग अलग हैं और वही चीज को, एक लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से जो बोला जाता है उसे कहा जाता है डायलेक्ट। इसको हम पंजाबी में कह सकते हैं उपभाषा। अगर और क्लियर करना है इसको तो आप पंजाबी में भी इसको सुन सकते हैं जो वीडियो डाली हुई है हमने। तो ये क्या हो गया कि जब एक ही भाषा को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जो अलग अलग एरिया में पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से उस लैंग्वेज को प्रोनाउंस किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है डायलेक्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोटिव, ठीक है, मोटिव नहीं है मोटिव है। इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल आइडिया और थीम इन द स्टोरी और पोएम, ठीक है जी। क्या होता है सेंट्रल आइडिया, जो केंद्रीय भाव जिसको हम कहते हैं मेन आइडिया। मेन आइडिया और थीम की जब बात करते हैं किसी स्टोरी को या पोएम को तो उसको सेकंड वर्ड उसको मोटिव भी कह सकते हैं हम, कि हम ये कहें कि मोटिव ऑफ द स्टोरी इज व्हाट या मोटिव ऑफ द पोएम इज व्हाट, ठीक है। तो वो भी इसमें आ सकता है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं, ठीक है जी। क्या हो गया, सेंट्रल आइडिया और द थीम इन विच स्टोरी ऑफ द स्टोरी और पोएम की जो सेंट्रल आइडिया या थीम होती है उसे कहा जाता है मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10th रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, यूज्ड इन ऑफिसेज
ठीक है। अब ये क्या है, रजिस्टर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिस में यूज़ की जाती है। ये ऑफिस में किसी के साथ बातचीत करने के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए जब कोई लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है रजिस्टर। उसको सेकेंड, अगर बाई चांस ऑफिशियल लैंग्वेज लिख दिया ऑफिशियल यूज़ के लिए, ठीक है, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है रजिस्टर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिस फॉर द ऑफिशियल वर्क, तो वो क्या होगी हमारे पास, रजिस्टर होगा। ठीक है, उसका जो हम उसको रजिस्टर भी कह सकते हैं, जो इसका दूसरा नाम है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास एक, ये टर्म्स है, मतलब कि सीधा डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग से हैं टर्म्स, और इसको आगे जाके जैसे जैसे हम पैडागोजी करेंगे और तो उसमें भी ये काफ़ी मतलब कि टर्म्स यूज़ होंगी, इसीलिए इनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है, ठीक है, पिजिन। ठीक है, पिजिन, अब ये क्या चीज़ है, अब ये समझ लेते हैं पिजिन क्या चीज़ है। ये कि ऐसी लैंग्वेज हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, मान लो फॉर एग्जांपल पंजाब की बात कर लो, एक बंदा है पंजाब से, ठीक है, और एक बंदा मान लो कि केरला से आया है, ठीक है, ठीक है जी, केरला से आया है, ठीक है। अब उसने कुछ बिजनेस करना है इकट्ठे, उन्होंने कोई भी काम करना है, ठीक है। अब पंजाब वाला जो है उसको पंजाबी आती है, बट उसकी केरला वाले की लैंग्वेज नहीं आती, और जो केरला वाला है उसको पंजाबी नहीं आती, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके ना अपना कोऑपरेशन करके और मिक्स करके अपनी लैंग्वेजेस को एक साइन लैंग्वेज कह लो या एक अपनी अलग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये अपनी एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे दोनों मिलके आपस में, कि जिनसे दोनों को समझ आ जाए, ठीक है। ऐसी कोई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पिजिन, ठीक है, उसे क्या जाता है, पिजिन कहा जाता है। और ये लैंग्वेज है ना, ये टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का टेम्परेरी है, मान लो किसी ने काम करना है, जब तक वो काम करेंगे साथ में तब तक वो ये लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बाद में अपनी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, पंजाब वाला पंजाबी और केरला वाला अपनी लैंग्वेज यूज़ करेगा, ठीक है। बट जब ये दोनों मिलके एक अपनी ऐसी भाषा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि जो साइन लैंग्वेज मान लो, चाहे कोई भी इनकी लैंग्वेज, जिनको सिर्फ इन दोनों को समझ आ जाए कि आप हाँ भी क्या बात करनी है, और एक टेम्परेरी लैंग्वेज होती है, उसे कहा जाता है पिजिन, ठीक है। तो ये है कि ये टेम्परेरी लैंग्वेज है और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेजेस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ यूज़ की जाती है ज़्यादा, जब कोई बिजनेस कर रहा है और दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक टेम्परेरी लैंग्वेज अपनी, ठीक है जी। तो ये तो हमारा होगा पिजिन। अब नेक्स्ट है हमारा क्रियोल, ठीक है, ये सिरियोल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये मतलब जो है ये वाला वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू क्रिएट, ठीक है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टू क्रिएट। पूछ लिया जाता है कि सिरियोल है या क्रियोल है, जो इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, क्या मतलब है उसका, तो उसका मतलब है टू क्रिएट। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको मदर टंग भी कहा जाता है, इसको मदर टंग भी कहा जाता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो पिजिन है ना, जो हमने पिजिन को डिस्कस किया है, ये उसका एक डेवलप्ड फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पिजिन, ठीक है जी। ये है सिरियोल या क्रियोल, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब है टू क्रिएट, और इसको मदर टंग भी कह सकते हैं या डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पिजिन भी कह सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा विच लैंग्वेज या विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पिजिन, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगी एक टर्म।
अब ये कैलीग्राफी है, ये तो बहुत सुना होता है, कैलीग्राफी कंपटीशन कराए जाते हैं। कैलीग्राफी अब बेसिकली काफ़ी सुना हुआ वर्ड है। इसे कहा जाता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कि सुंदर हैंडराइटिंग में कुछ लिखना, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ राइटिंग समथिंग ब्यूटीफुली, या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो है उसे कहा जाता है कैलीग्राफी। जब ये नेक्स्ट है हमारी ऑर्थोलॉजी। अब ये ऑर्थोलॉजी क्या होता है? ये एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, लिखने का तरीका है, लिखने की कला है जो एक, जिसको कहेंगे हम ऑर्थोलॉजी है। क्या लिखने का तरीका? विद प्रॉपर स्पेलिंग, लेटर्स, स्पेस, एक्सेट्रा। अब कोई भी हम स्पेलिंग लिख रहे हैं, ठीक है, उसको क्या है, उसको लेटर्स को सही अरेंज करना, अच्छे तरीके से लिखना, उसमें प्रॉपर स्पेस डालनी, ठीक है। अगर कोई भी हम पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, उसकी सही पंचुएशन लानी कि कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमस, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, जो उसे कहा जाता है पंचुएशन, ठीक है। तो उस आर्ट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी क्या हो गया? आर्ट ऑफ राइटिंग विद प्रॉपर स्पेलिंग, या प्रॉपर लेटर्स की बात करें, स्पेलिंग की बात ना ही करें तो प्रॉपर लेटर्स, ठीक है, स्पेस या पंचुएशंस को मतलब जिसको लगानी आती हो, तो वो क्या है, उस आर्ट ऑफ राइटिंग को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी है, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ 15 टर्म्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो इनको समझना थोड़ा है कि इसको अच्छे से करेंगे, मतलब धीरे धीरे चलेंगे इन टर्म्स को लेके। तो आज 15 टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, तो ऐसे ही करते करते और भी कुछ डिस्कस करेंगे हम जो आगे टर्म्स है हमारी। तो यही कोई इसकी 3-4 वीडियोज़ जो हैं हमारी टर्म्स पे रहेंगी। तो 15 आज हुई हैं, 15-20 ऐसे करके 3-4 दिन में अराउंड 40-50 जो टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश का भी जो पेडागोजी का स्टार्ट हो गया, CDP चल रही है और SS चल रही है, पंजाबी की भी वीडियोस डाली गई हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ चलेगा। अब एग्ज़ाम जो है दिसंबर में आने वाला, PTET जो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सम नोटिफिकेशन जो हम बात करें तो अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़रूर शेयर लाइक कर दें। थैंक यू।